हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आफ्टर देन कैटलिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया हेडिंग लगाएंगे। ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। आपके क्वेश्चन आएगा यहाँ से, याद रखना। सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। इनकी जितने भी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे हम लेने वाले हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बाहर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहे दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को याद रखना उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या मतलब होता है इसका? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी तत्व में, एलिमेंट में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन की कमी होती है तो उसे कहते हैं दोस्तों ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हम ये भी कह सकते हैं दोस्तों हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया को बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस। अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है जब किसी तत्व में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तत्व में ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो उसे क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया। यानी ऑक्सीजन की ग्रोथ हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है या हाइड्रोजन कम हो रहा है, या अपन उल्टा कह सकते हैं ऑक्सीजन की कमी हो रही है या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। तो कई बार रिएक्शन से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है या फिर इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है तत्व में ऑक्सीजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की कमी, ए और बी दोनों, या फिर उल्टा देता है ऑक्सीजन की कमी, हाइड्रोजन की वृद्धि। तो याद रखना ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी हो रही है तब तो याद रखना उसे कहते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है तो उसे कहते हैं अपचयन। और यदि किसी अभिक्रिया में तीनों ही बात हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो रहा है प्लस इसमें अपचयन भी हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो उसको क्या कहा जाता है? रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इनको? रिडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहला उदाहरण की यदि अपन बात करें, एग्जाम्पल्स, कई सारे एग्जाम्पल्स अपन लेंगे।
सबसे पहला एग्जाम्पल है इसका, एक सिंपल एग्जाम्पल है। कार्बन की क्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर कार्बन में किसका संयोग हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड बनी? तो आप सबको दिख रहा है कि यहां पर कार्बन में ऑक्सीजन का यूज हुआ है, इसीलिए कार्बन से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन से क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कार्बन डाई जब ऑक्साइड बना है तो इसके अंदर बताओ किसकी वृद्धि हुई है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। और ऑक्सीजन की वृद्धि होने के कारण इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीकरण कहा जाता है, या इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इस ऑक्सीकरण को उपचयन भी कह सकते हैं, यानी ऑक्सीकरण या उपचयन एक ही बात है। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है या किसका अपचयन हो रहा है। तो जिस तत्व के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसी का क्या होगा दोस्तों? ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा। तो इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अर्थात कार्बन एक, अब अगला प्रश्न कि कार्बन यहां पर उपचायक है या अपचायक है, ऑक्सीडेंट है या रिडक्टेंट है। तो याद रखना, जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसे कहते हैं रिडक्टेंट या उसको अपचायक कहते हैं। और जिस तत्व का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेंट। क्या कहते हैं उसको? ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन एक बताओ क्या है यहां पर? अपचायक है। कार्बन यहां पर क्या है? एक अपचायक है, इसको बोलते हैं रिडक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिडक्टेंट। तो कार्बन यहां पर क्या है? अपचायक। तो तीन तरीके से क्वेश्चन बन गया, कौन अपचायक है, कौन ऑक्सीकारक है, कौन ऑक्सीडेंट है, कौन रिडक्टेंट है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, या रिएक्शन देकर के पूछ सकता है कि उपरोक्त अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है। तो ये बातें अपन को इसमें याद रखनी है। यहां पर मैं नोट लगा करके एक पॉइंट लिख रहा हूं, नोट लगाना है। नोट में क्या लिखना है? पहला पॉइंट, जिस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है उसे अपचायक कहते हैं। जिस अभिक्रिया में, यानी रिएक्शन, अभिक्रिया में जिस तत्व का ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हो रहा है उसे अपचायक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अपचायक कहा जाता है, रिडक्टेंट बोलते हैं उसे, अपचायक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, अभिक्रिया में जिस तत्व का, तत्व बोले तो एलिमेंट, जिस तत्व का क्या हो रहा है? अपचयन, रिडक्शन, अपचयन, रिडक्शन हो रहा है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट कहा जाता है। तो ये बातें अपन को 2 पॉइंट के रूप में याद रखनी है। अगला एग्जाम्पल, सेकंड नंबर, 2Mg प्लस O2। जब मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो यहां पर दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम में किसकी वृद्धि हुई कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना? तो मैग्नीशियम में याद रखना, क्या मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। किसकी वृद्धि हुई याद रखना? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, O2 की वृद्धि हुई है, इसलिए इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? ऑक्सीकरण, या इसको उपचयन या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो बताओ यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। यहां पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अतः मैग्नीशियम क्या है? एक अपचायक है। मैग्नीशियम क्या है? यहां पर एक अपचायक है, जिसको रिडक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्टेंट कहते हैं। तो मैग्नीशियम यहां पर क्या है? एक अपचायक के रूप में काम करता है। अगला एग्जाम्पल 3rd नंबर का, हाइड्रोजन की क्रिया सल्फर से कराते हैं तो गैस बनती है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहां पर क्या हुआ है? देखो यहां पर H2 से बनाएंगे तो H2S, S की वृद्धि हुई। S की तो हमें देखनी ही नहीं है, हमें तो दो ही तत्वों से मतलब है, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। इन दो के अलावा किसी तीसरे से मतलब नहीं है। यहां पर सल्फर में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, तब किसका निर्माण हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड का निर्माण हुआ है। यानी यहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। और मैंने आपको बताया था कि जब हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, याद रखना, और हाइड्रोजन की वृद्धि होने के कारण ये अपचयन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये? अपचयन अभिक्रिया है। इसको रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर सल्फर का क्या हो रहा है बताओ? ऑक्सीकरण या अपचयन? तो यहां पर सल्फर में हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है, वृद्धि को कहते हैं अपचयन। इसलिए यहां पर सल्फर एक क्या है दोस्तों? ऑक्सीकारक है। सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। यहां पर सल्फर का अपचयन, यहां पर सल्फर का अपचयन, रिडक्शन हो रहा है, अर्थात सल्फर एक ऑक्सीकारक है। सल्फर यहां पर क्या है? एक ऑक्सीकारक है। इसको ऑक्सीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है सारी बात? अगला एग्जाम्पल 4th नंबर का। 4th नंबर का एग्जाम्पल क्या है? कॉपर की क्रिया हम ऑक्सीजन से कराते हैं, ये बनता है दोस्तों कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर में किसका योग हुआ कि कॉपर ऑक्साइड बना? ऑक्सीजन का योग हुआ। हमें दो ही चीजों की वृद्धि कमी देखनी है। यहां पर हुआ है दोस्तों ऑक्सीजन की वृद्धि। और मैं बार बार बता रहा हूं, ऑक्सीकरण की वृद्धि का मतलब है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यानी ये क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ये ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यहां पर ऑक्सीकरण हुआ है, याद रखना। तो बताओ कॉपर का क्या हो रहा है? तो यहां पर हम कह सकते हैं यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अतः कॉपर एक अपचायक है। कॉपर एक क्या है दोस्तों? अपचायक है, रिडक्टेंट के रूप में कार्य करता है। आ गई क्या बात समझ में? ये तो हो गए दोस्तों हमारे ऑक्सीकरण अपचयन के उदाहरण। तो यहां पर कॉपर में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है? कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए कॉपर यहां पर क्या है दोस्तों? अपचायक होता है। अगला एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब ऑक्सीकरण के एग्जाम्पल हो गए, अपचयन हो गए। अब हम थोड़ी से रिडॉक्स अभिक्रिया के एग्जाम्पल देख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया
जब हाइड्रोजन से कराई जाती है तो ये बनता है दोस्तों कॉपर प्लस जल बनता है, H2O का निर्माण होता है। यहां पर देखो यहां पर हम बात करते हैं CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। यहां पर CuO से कॉपर ऑक्साइड से क्या बना, कॉपर। भाई सेम सेम देखना अपन को। यहां पर ऑक्सीजन की क्या हुई है बताओ, कमी हुई है। ऑक्सीजन क्या हुई है, कमी। और ऑक्सीजन की कमी को हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन कमी को क्या कहते हैं बताओ, रिडक्शन कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहां पर हाइड्रोजन से किसकी वृद्धि हुई है, हाइड्रोजन से क्या बना है, H2O। किसकी वृद्धि हुई है बताओ, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन की वृद्धि को हम क्या कहते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा है, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो ये कैसी हो गई दोस्तों, रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। यानी इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है इसको, रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके की अभिक्रिया को आपको देखना है, इस तरीके दोनों में ही हो रहा है, एक में कमी एक में वृद्धि, तो याद रखना वो किस में जाएगी दोस्तों, रिडॉक्स अभिक्रिया के अंदर जाती है। एक एनसीईआरटी की लाइन है, याद रखना कि जब कोई भी गर्म पदार्थ है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का अपचयन हुआ है। यहां पर हम ये और लिख लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ है, अपचयन, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। ये बात और लिख लेते हैं, यहां पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, रिडक्शन हुआ है इस अभिक्रिया में, और हाइड्रोजन का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। इसलिए यहां पर बताओ कॉपर ऑक्साइड क्या है, तो यहां पर कॉपर ऑक्साइड है दोस्तों ऑक्सीकारक। क्या है यहां पर कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीकारक है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेंट। और यहां पर H2 क्या है, H2 है, याद रखना, अपचायक। H2 क्या है यहाँ पर, अपचायक है, रिडक्टेंट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। जब गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है तो एक काले रंग की परत भूरे रंग की हो जाती है। काले रंग की परत कैसी हो जाती है, याद रखना, भूरे रंग की हो जाती है। मैं यहाँ पर नोट लगा के लिख रहा हूं, जब गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड पर, जब गर्म पदार्थ कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो जो काले रंग की परत है वो भूरे रंग की हो जाती है। तो काले रंग की परत भूरे रंग की हो जाती है। ब्लैक कलर लेयर जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। ब्लैक कलर जो लेयर है कैसी हो जाती है, ब्राउन कलर लेयर के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये बातें अपन को थोड़ी सी याद रखनी है। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। नंबर कौन सा है हमारा एग्जाम्पल का, 6 नंबर। 6 नंबर का एग्जाम्पल क्या है, Fe प्लस CuSO4। जब आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट से कराते हैं तो ये क्या बनेगा, देखो इसका प्लस इसके माइनस साथ जुड़ेगा, ये प्लस माइनस होता है, ये जुड़ेगा FeSO4 और ये Cu अलग से विस्थापित हो गया।
ये विस्थापन अभिक्रिया भी है। कैसी अभिक्रिया है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, विस्थापन अभिक्रिया का भी ये उदाहरण है। याद रखना, ये विस्थापन अभिक्रिया है। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि Fe से बना FeSO4। Fe से क्या बना? FeSO4। Fe से FeSO4 बना तो ऑक्सीजन की क्या हुई है बताओ? वृद्धि। और ऑक्सीजन की वृद्धि को हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीकरण, या इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और CuSO4 से क्या बना है? Cu, यानी यहां पर ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। और ऑक्सीजन की कमी को क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन कहा जाता है, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। और जब ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अतः रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण है। अतः यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। अतः यह एक कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स रिएक्शन के रूप में जानी जाती है। अगला एग्जाम्पल, ZnO प्लस C। जिंक ऑक्साइड की क्रिया जब कार्बन से कराई जाती है तो बनता है Zn प्लस CO। क्या बनता है? Zn प्लस CO। यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह है जिंक, यह है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं? कार्बन ऑक्साइड से। इसका नाम लिख देता हूं मैं, जिंक ऑक्साइड है ये। जिंक ऑक्साइड की क्रिया ये है दोस्तों कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। जिंक ऑक्साइड से क्या बना है? देखो यहां पर जिंक बना है, यानी ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी। और ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं इसको? अपचयन कहते हैं, या इसको रिडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहते हैं। और कार्बन से क्या बना है? कार्बन से बना है कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पर क्या हुई है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। और ऑक्सीजन की वृद्धि को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। दोनों ही हो रहा है। अतः यह भी कैसा उदाहरण है दोस्तों? रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर फेरस में फेरस का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो फेरस क्या है? यहाँ पर अपचयक है। यहाँ पर CuSO4 का अपचयन हुआ है, तो CuSO4 क्या है? एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम के अंदर। ये अभिक्रिया देके पूछा है कि बताओ इसमें ZnO का अपचयन हो रहा है या उपचयन हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन का अपचयन हो रहा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले ओल्ड पेपर्स के अंदर भी पूछा जा चुका है। तो ZnO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। तो यहाँ पर ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसी अभिक्रिया का उदाहरण है? ये रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया है। आगे हम बात करते हैं इसमें क्या हो रहा है। इस अभिक्रिया में ZnO से बना है Zn, तो ZnO का हो रहा है अपचयन। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ZnO का हो रहा है अपचयन, हो रहा है रिडक्शन, हो रहा है। ZnO का अपचयन हो रहा है। अतः ZnO एक उपचायक है। उपचायक बोलो या ऑक्सीकारक बोलो, एक ही बात है। इंग्लिश में इसको कहेंगे बेटा ऑक्सीडेंट। तो यहां पर ZnO क्या है बताओ? एक उपचायक है या ऑक्सीकारक होता है। और कार्बन का क्या हुआ है? तो कार्बन का यहां पर हुआ है उपचयन। उपचयन बोलो या ऑक्सीडेशन बोलो या ऑक्सीकरण बोलो,
एक ही बात है, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, अतः कार्बन एक अपचायक है। कार्बन क्या है? एक अपचायक है, रिडक्टेंट है। क्या है? एक कार्बन एक अपचायक है, रिडक्टेंट के रूप में काम करता है। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया हमारा, याद रखना, एक रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अगला इंपोर्टेंट एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म का भी कई बार पूछा जाता है। ये भी एक कैसा एग्जाम्पल है? ये भी एक रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड और पेड़ पौधे जल का यूज करते हैं। इसमें आपको अभिक्रिया दी हुई मिलेगी, पूछेगा कौन सी अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, या पूछ सकता है किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर पेड़ पौधों में बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2। ये फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म है, याद रखना, सनलाइट की प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल वर्णक होता है। इसकी उपस्थिति में पेड़ पौधों में भोजन बनता है। यहाँ पर ये है दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये किसका है? ग्लूकोज का। और यहाँ पर ये कौन सी गैस बन रही है? ऑक्सीजन गैस बन रही है। और यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, जल के अणुओं का निर्माण होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है, ये आप जानते हो। यहां पर एक चीज आप याद रखना, पेड़ पौधों में जो ग्लूकोज बनता है ना, ये CO2 से बनता है। किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से बनता है, रिडक्शन से बनता है। और जो पेड़ पौधों में ऑक्सीजन जो बनती है, वो ऑक्सीजन हमेशा वाटर मॉलिक्यूल्स के ब्रेकडाउन होने से बनती है, जल के अणुओं के अपघटन से बनती है, जल के अणुओं के अपघटन से बनती है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जब अपचयन होगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। और जब जल के अणुओं का विखंडन होगा तो क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी। क्या बनेगी? ऑक्सीजन। यहां देखो ऑक्सीजन कितने? 6 दूनी 12। यहां ऑक्सीजन मात्र कितने हैं? 6 हैं। 6 हैं, तो यानी ऑक्सीजन की क्या हुई है बताओ? कमी। और जब ऑक्सीजन की कमी हुई है तो इसको हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपचयन कहते हैं, या इसको रिडक्शन कहा जाता है। जल के अणुओं का विखंडन होकर के ऑक्सीजन बनती है। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 12। यहाँ पर भी कितने हैं? 12। यानी ऑक्सीजन की ना तो कमी हुई है, ना ही दोस्तों वृद्धि हुई है। तो फिर दूसरा हम तत्व कौन सा देखते हैं? दूसरा तत्व हम देखते हैं ऑक्सीजन। कौन सा देखते हैं? ऑक्सीजन। या फिर हाइड्रोजन देखेंगे, ऑक्सीजन में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। तो ऑक्सीजन तो सेम है। तो फिर देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं? 12 दूना 24। यहां पर हाइड्रोजन है क्या? नहीं। तो हाइड्रोजन की क्या हुई है दोस्तों? कमी हुई है। और हाइड्रोजन की कमी को आप सभी जानते हैं, हाइड्रोजन की कमी, ऑक्सीजन की वृद्धि हो या हाइड्रोजन की कमी हो, तो उसको कहा जाता है ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीकरण। इसका मतलब इस अभिक्रिया में दोनों ही हो रहे हैं, इसलिए यह भी याद रखना कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया है। यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रिडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, रिडॉक्स अभिक्रिया है। आई क्या बात समझ में? हम इसमें यह भी लिख लेते हैं किसका अपचयन हो रहा है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? CO2 का अपचयन हो रहा है। CO2 का अपचयन हुआ है, इसलिए CO2 एक ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडेंट है। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ है, इसलिए हाइड्रोजन एक
एक रिडक्टेंट है। क्या है दोस्तों? रिडक्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने इतने एग्जाम्पल लिए हैं कि आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल और है, एनसीईआरटी का ही है, याद रखना, पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा हमें याद रखना है। अगला एग्जाम्पल कौन सा नंबर है अपना? 8वां। 8वें नंबर का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? MnO2, इसको बोलते हैं मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 की क्रिया किससे करा रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा रहे हैं। क्या है? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस क्या बनती है? Cl2 गैस बनती है। जब मैंगनीज डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो एक तो बनता है मैंगनीज क्लोराइड। क्या बनता है? मैंगनीज क्लोराइड बनता है। इसको बोलते हैं मैंगनीज क्लोराइड। साथ में क्या बनेगा? जल। और ये कौन सी गैस बनेगी? तो ये बन जाती है दोस्तों क्लोरीन गैस। कौन सी गैस बनती है? क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। यहां पर याद रखना दोस्तों, MnO2 से बना है मैंगनीज क्लोराइड, यानी ऑक्सीजन की कमी हुई है। आप देखो MnO2 से क्या बना है? मैंगनीज क्लोराइड। जब मैंगनीज क्लोराइड बना है, याद रखना, तो यहां पर ऑक्सीजन की क्या हुई है? कमी हुई है। और ऑक्सीजन की कमी को हम कह सकते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन, या इसको रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको रिडक्शन के नाम से जानते हैं। और यहां पर 4HCl से क्लोरीन गैस बनी है। 4HCl से, देखो आप बोलो साहब कि इसको क्यों नहीं बना रहे आप? अरे भाई यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, वहां पर भी 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। ऑक्सीजन की वृद्धि क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। बात तो एक ही है। लेकिन यहां पर 4HCl से क्या बनी है? क्लोरीन गैस। और जब ऑक्सीजन की वृद्धि हो या फिर हाइड्रोजन की कमी हो, बात तो एक ही है। बात तो एक ही है। तो यहां पर हाइड्रोजन की क्या हुई है? कमी हुई है। और जब ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन की कमी हो, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को कहते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीकरण कहते हैं, या इसको ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ है। MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्लोरीन गैस में क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है या उपचयन हुआ है। तो हम लिख सकते हैं ये दोनों ही है। अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। और यहां पर MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ है। MnO2 का MnCl2 में अपचयन हुआ है। और 4HCl जो है वो Cl2 में क्या हुआ है? उपचयित हुआ है। HCl Cl2 में उपचयित हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखना। ये भी आपके एक एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हम ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ते हैं। एक तरीका और भी है ऑक्सीकरण अपचयन का, एनसीईआरटी में ही दे रखा है। वैसे मोस्टली क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाएगा, लेकिन एक तरीका और भी है, यानी विद्युत धनी तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर भी ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताया गया है।
जो विद्युत धनी तत्व हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, उनका कनेक्शन, उनका डिसोसिएशन के आधार पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन अभिक्रिया। तो अब हेडिंग लगाएंगे अपन विद्युत धनी तत्वों के विद्युत धनी तत्वों के संयोजन तथा वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण, अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन reactions based on combination and dissociation of electropositive elements। विद्युत धनी तत्वों के संयोजन एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑक्सीकरण की परिभाषा क्या होगी। इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ऑक्सीडेशन क्या होगा। तो विद्युत धनी तत्वों के संयोजन वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण की परिभाषा हम दें तो जब किसी अभिक्रिया में विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का जब निष्कासन होता है, एलिमिनेशन होता है, तब तो उसे कहेंगे ऑक्सीकरण। और जब विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। तो विद्युत धनी तत्व का जब निष्कासन होगा, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन होगा, यानी सेपरेशन ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, विद्युत धनी तत्व का निष्कासन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपन लेते हैं, एग्जाम्पल है जब पोटेशियम, ये है पोटेशियम आयोडाइड 2Ki, ये टूटता है दोस्तों 2K प्लस I2। यहां पर आप देख पा रहे हो कि 2Ki से 2K अलग हो गया और I क्या है दोस्तों? विद्युत धनी तत्व है, ये यहां से अलग हो गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। इसको भी हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पर ये I2 क्या है? I2 है दोस्तों विद्युत धनी तत्व। तो यहां पर विद्युत धनी तत्व का क्या हुआ है? निष्कासन हुआ है, यानी वही एलिमिनेशन ऑफ या सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये तो गया ऑक्सीकरण। ऐसे ही हम बात करते हैं कि अपचयन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। अपचयन की बात करें, हम रिडक्शन की बात करें, तो अपचयन या रिडक्शन की यदि हम बात करें तो अपचयन रिडक्शन में होगा विद्युत धनी तत्व का संयोग। क्या होगा? विद्युत धनी तत्व का संयोग, विद्युत धनी तत्व का संयोग होगा। और विद्युत धनी तत्व का संयोग का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अपचयन में क्या होगा? विद्युत धनी तत्व का संयोग होगा। जैसे हम बात करें क्लोराइड, ये नेगेटिव है, ये है पॉजिटिव। Mg आया, विद्युत धनी तत्व का संयोग हुआ, तो क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड बना।
क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर विद्युत धनी तत्व का क्या हुआ है, संयोग हुआ है। ये विद्युत धनी तत्व का क्या हुआ है, संयोग हुआ है, जिसकी वजह से क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो इसको हम कहते हैं दोस्तों रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो विद्युत धनी तत्वों के संयोजन वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब ऐसे ही विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर देखेंगे हम। विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाएंगे विद्युत ऋणी तत्वों के विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन तथा वियोजन के आधार पर संयोजन तथा वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बेस्ड ऑन एडिशन एंड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन और वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में अपन देख रहे हैं। वही तरीका, ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। सबसे पहले अपन ऑक्सीकरण के बारे में बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन क्या है दोस्तों, ऑक्सीडेशन है, उसमें तो था विद्युत धनी तत्व का निष्कासन। इसमें क्या होगा, विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होगा। क्या होगा, विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होगा। विद्युत ऋणी तत्व का संयोग होगा, याद रखना, यानी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण बोलेंगे। जैसे मैग्नीशियम तो क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन क्लोराइड कैसा है, नेगेटिव है। विद्युत ऋणी तत्व का इसमें संयोग हो रहा है, इसलिए क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। तो इसमें इसका योग हुआ, तब क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो विद्युत ऋणी तत्व का संयोग हुआ है, इसीलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और एक अपन लिखते हैं इसमें अपचयन। क्या लिखते हैं, अपचयन, जिसको बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहते हैं, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन हो जाएगा। विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन, विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। विद्युत ऋणी तत्व का निष्कासन। और विद्युत ऋणी तत्व के निष्कासन की अपन बात करें, जैसे फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन की जब क्रिया कराते हैं, तो यहां फेरिक क्लोराइड में से क्लोराइड क्या है, नेगेटिव आयन है।
तो ये तो बन जाएगा 2FeCl2, एक तो बन जाएगा फेरिक क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। FeCl3 से क्या बन गया, 2FeCl2 बन गया, और 2 हाइड्रोजन और एक इधर Cl मिलकर के क्या बन गया, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गए। यहां पर देखो क्लोराइड कितने टोटल, 3 दूनी 6, कितने हो गए 4 और 2 6, हाइड्रोजन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, फेरस कितने हैं 2, फेरस कितने हैं 2, यानी हमारी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। तो विद्युत ऋणी तत्व का क्या हो गया, निष्कासन हो गया, तभी क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। हाइड्रोक्लोरिक, यहां से क्लोराइड निष्कासित हुआ तभी तो क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा विद्युत ऋणी तत्वों के संयोजन वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। तो ऑक्सीकरण हो गया और अपचयन हो गया, ये हमारा पढ़ा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। तो ये महत्वपूर्ण तरीके से बातें आपको याद रखनी है। अब एक एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दे रखा है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। तो नीचे लिखेंगे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या प्रभाव हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का एक प्रभाव आता है दोस्तों, जिसको कहते हैं विकृत गंधता, रैंसिडिटी। क्या बोलते हैं, विकृत गंधता, रैंसिडिटी कहते हैं। विकृत गंधता या इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। क्या है ये विकृत गंधता या रैंसिडिटी। विकृत गंधता या रैंसिडिटी का मतलब होता है जनरली तेल घी से जो बने हुए पदार्थ होते हैं, वसा से तेल घी से बने हुए जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जब वो ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो उनका स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाती है। हम हमारे घर में जैसे मटरी है, समोसे हैं या कोई भी चिप्स वगैरह है, उनको खुला जब रखते हैं तो मुश्किल से 5 7 8 10 दिन के बाद वो चीज़ें खराब हो जाती हैं, उनमें बदबू आने लग जाती है, रैंसिडेट हो जाते हैं, वो खराब गंध आती है और उनका टेस्ट बदल जाता है, थोड़ा सा खट्टे लगते हैं, वो थोड़ा टेस्ट उनका अलग आता है। इसी क्रिया को हम कहते हैं रैंसिडिटी। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी। तो आप सोच रहे होंगे साहब, और यही ऑक्सीडेशन क्रिया का रिजल्ट होता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे साहब कि कुरकुरे खराब क्यों नहीं होते, चिप्स के पैकेट में चिप्स तो बहुत लंबे समय तक 6-6 महीने तक रखी रहती है। तो दोस्तों वहां पर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट पदार्थ मिलाए जाते हैं, यानी कुरकुरे चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन के स्थान पर हमेशा नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। अगर ऑक्सीजन उसमें भर देते तो कुरकुरे 4 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर ही खराब हो सकते थे। इसीलिए ऑक्सीजन के स्थान पर याद रखना दोस्तों, किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। तो पहला प्रभाव कौन सा है इसका, विकृत गंधता है, जिसे रैंसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैंसिडिटी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं वसा यानी फैट, तेल, घी से बने पदार्थ, तेल घी से बने पदार्थ जब ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से क्या करते हैं दोस्तों, क्रिया करते हैं। जब भी तेल घी से बने हुए पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं तो इनका स्वाद व गंध बदल जाता है। टेस्ट एंड स्मेल या ऑर्डर एंड स्मेल, टेस्ट एंड स्मेल, स्वाद व गंध में
परिवर्तन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि विकृत गंधी पदार्थ का निर्माण होता है। विकृत गंधी पदार्थ का निर्माण होता है, जिसके कारण ये पदार्थ खराब हो जाते हैं और यही ऑक्सीडेशन क्रिया का परिणाम है। ये किसका परिणाम है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिणाम है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का परिणाम है, रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो तेल घी से बनने वाले पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके खराब हो जाते हैं, इनकी स्वाद बदल जाता है, गंध बदल जाती है। इसको हम कहते हैं रेंसिडिटी या विकृत गंधता कहा जाता है। पदार्थों के ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण को रोकने हेतु क्या किया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट सबस्टांसेस मिलाए जाते हैं। तो ऑक्सीकरण को रोकने के लिए क्या मिलाए जाते हैं? एंटीऑक्सीडेंट सबस्टांसेस मिलाए जाते हैं, ताकि ऑक्सीकरण नहीं हो सके, ताकि ऑक्सीडेशन नहीं हो सके। इसीलिए कुरकुरे, चिप्स आदि के पैकेट में ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, ऑक्सीजन के स्थान पर किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये पहला परिणाम हो गया ऑक्सीकरण का, जिसका नाम क्या है दोस्तों? विकृत गंधता या रेंसिडिटी। दूसरा इसका रिजल्ट, दूसरा जो इसका एवरीडे लाइफ के अंदर एग्जाम्पल है, वो है संक्षारण क्रिया, कोरिजन क्रिया, जो मैंने अलग से रिएक्शन के रूप में भी लिखा है। तो रिएक्शन भी कह सकते हैं, ये संचरण अभिक्रिया इसी का एग्जाम्पल है। तो पहला तो कौन सा हो गया? विकृत गंधता हो गया, और दूसरा अपन लिख रहे हैं संचरण अभिक्रिया। दूसरा कौन सा है? संचरण, जिसको बोलते हैं कोरिजन। क्या बोलते हैं इसको? कोरिजन के नाम से जानते हैं। इसमें जैसे जंग लग जाती है, लोहा भूरा पड़ जाता है, तांबा हरा पड़ जाता है, चांदी काली पड़ जाती है, ये सब क्या है? ये संचरण अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो संचरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब भी कोई मेटल में चाहे चांदी हो सकती है, तांबा हो सकता है, लोहा हो सकता है, सोना तो याद रखना अक्रियाशील धातु है। सोने पर आर्द्रता, एसिड, वेश, टेम्परेचर, पानी, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम कहते हैं नहीं तो एकदम सोना आदमी है। सोने का मतलब होता है जिस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एनवायरमेंटल कंडीशंस का। लेकिन आप देखते हो, लोहे को आप थोड़े दिन के लिए रख दो बाहर खुले में, यदि लोहे को थोड़ा पानी मिल गया और हवा मिल गई तो जंग लग जाता है। प्रश्न आता है कई बार, जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए? तो जंग लगने के लिए हवा चाहिए और पानी चाहिए। चांदी को अपन जब लगातार पहनते हैं तो चांदी काली पड़ जाती है, यानी जो सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक लेयर चढ़ जाती है, वो भी किसका एग्जाम्पल है? संचरण क्रिया का उदाहरण है। तांबे का लोटा आपने देखा होगा, तांबे का कई बार अपन कलश वगैरह यूज में लेते हैं, जब लगातार यूज में लेते हैं तो तांबा हरा हरा पड़ जाता है, थोड़ा सा ग्रीन कलर का हो जाता है।
ये भी किसका एग्जाम्पल है, याद रखना, संक्षारण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। तो जब भी कोई मेटल एसिड और ह्यूमिडिटी के संपर्क में आती है तो धातु का क्षरण होने लगता है, वो धातु नष्ट होने लगती है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण क्रिया कहते हैं। तो संक्षारण की पहले तो अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। जब कोई धातु मेटल, अम्ल, एसिड, हवा, एयर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के संपर्क में आती है, तो उस धातु का, उस मेटल का क्षरण होने लगता है, डिजनरेट होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, क्षरण होने लगता है, डिजनरेशन होने लगता है, जिसे संक्षारण क्रिया कोरिजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संक्षारण क्रिया कहते हैं, कोरिजन के नाम से जानते हैं। तो कोरिजन की परिभाषा हो गई। 3 इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, उन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहला एग्जाम्पल है लोहे पर जंग का लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए, तो याद रखना, लोहे पर जंग लगने के लिए एक तो हमें देखो, एक तो इसमें चाहिए आयरन प्लस वाटर प्लस एयर। ये क्वेश्चन कई बार आता है, अभी सीटी में भी आया था। तो आयरन, वाटर और एयर जब तीनों मिल जाते हैं तो वो बन जाता है जंग, जिसको हम कहते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। रिएक्शन याद रखना, आयरन क्या है 4Fe, साथ में यहां पर ऑक्सीजन हवा चाहिए और फिर जल के अणु चाहिए। अगर ये तीनों क्रिया करते हैं तो फिर बन जाता है दोस्तों फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3.H2। फेरिक ऑक्साइड के बन जाते हैं। इसको जब संतुलित करते हैं यहाँ पर तो टोटल मिलाकर 2Fe2O3.H2O, इसी को हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, या इसी को अपन कहते हैं जंग। फेरिक ऑक्साइड या इसी को अपन कहते हैं जंग, रस्ट। तो कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है, रस्ट का सूत्र है, जंग का सूत्र है, तो जंग का फॉर्मूला क्या होगा 2Fe2O3 या नॉर्मल Fe2O3। ये 2 तो क्या है दोस्तों, इसके अणुओं की संख्या है। तो ये पहला एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल, चांदी का काला पड़ना, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। चांदी के ऊपर काली परत का निर्माण होना, चांदी के ऊपर काली परत का निर्माण होना। चांदी के ऊपर काली परत का निर्माण होना, ब्लैक लेयर फॉर्मेशन इन सिल्वर। चांदी में काली परत का निर्माण होना, ये भी एक संक्षारण क्रिया का ही उदाहरण है। और काली परत के रूप में बनता है दोस्तों सिल्वर सल्फाइड। क्या बनेगा, सिल्वर सल्फाइड। उस सिल्वर सल्फाइड को ही हम ब्लैक लेयर के नाम से जानते हैं। क्या क्या चाहिए इसके लिए, चांदी चाहिए, सीधी सी बात है, चांदी की जो भी अपन आभूषण पहनते हैं वो चांदी होगी उसके अंदर। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्रिया करती है इसके अंदर, साथ में एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन गैस भी होती है। और जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों
Ag2S का निर्माण होता है, इसी को हम कहते हैं सिल्वर सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सिल्वर सल्फाइड। और ये ही क्या है दोस्तों? ब्लैक लेयर के रूप में रहती है, काली परत के रूप में पाई जाती है। साथ में यहाँ पर दो जल के अणु अलग से निकल जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया साहब चांदी के ऊपर काली परत का बनना, ये संचरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और एक तीसरा और लास्ट है तांबे के ऊपर हरी परत का निर्माण होना। तांबे पर हरी परत का निर्माण होना। ग्रीन लेयर फॉर्मेशन इन कॉपर। तांबे पर हरी परत का निर्माण होना। तांबे पर हरी परत के निर्माण की बात करें तो तांबा जो होता है वो लगातार यूज में लेने से हरा पड़ जाता है। तो जब कॉपर की क्रिया अपन किससे कराते हैं? कॉपर में जल तो जनरली आएगा ही आएगा यूज में, जब अपन डेली यूज में लेते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होती है। 2CO प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, ये सारी चीजें क्रिया करती हैं तो एक यौगिक बन जाता है CuOH का होल ट्वाइस। क्या बनेगा? CuOH का होल ट्वाइस, जिसको बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड। और जो हरी परत बनती है वो बनती है दोस्तों कॉपर कार्बोनेट के कारण। इसको तो बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है दोस्तों? कॉपर कार्बोनेट है। और कॉपर कार्बोनेट के कारण ही ये ही दोस्तों ग्रीन लेयर के रूप में होता है, हरी परत के रूप में होता है। तो सीधा भी प्रश्न आ सकता है कि तांबे के ऊपर जो हरी परत बनती है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है? तो कॉपर कार्बोनेट। जंग में होता है फेरिक ऑक्साइड और चांदी में होता है सिल्वर सल्फाइड। तो ये थी दोस्तों बात ऑक्सीकरण एंड रिडक्शन अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। संचारण, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी, ये सारे दोस्तों इसी के एग्जाम्पल हैं। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन वाला जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा एक और पार्ट है दोस्तों जिसका नाम है कैटलिस्ट, उत्प्रेरक। उस उत्प्रेरक के बारे में भी अपन बात करेंगे। ठीक है।